आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। सरकारी खरीद में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए 2016 में जेम पोर्टल की शुरुआत की। ये दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की तरह एक ऐसी वेबसाइट है जो खास तौर पर वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, सरकारी ई बाजार या जेम ई कॉमर्स साइट्स कहा जा सकता है। सरकारी खरीद में करप्शन की गुंजाइश को जीरो करने के मकसद से सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए अब जेम पोर्टल का नया वर्जन जेम पोर्टल 4.0 लाया गया है। इसी वर्जन के जरिए सरकारी खरीद को ऑनलाइन करने के प्रोसेस को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को जोड़ा जा सके और सरकारी खरीदारी में किसी भी बिचौलिए की गुंजाइश ना रहे। तो क्या है सरकारी ई बाजार और कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, खुद जेम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आईएएस श्री तल्लीन कुमार जी और आस्क इक्विपमेंट्स के डायरेक्टर आशीष गर्ग। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हम खैर मकदम करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जेम के बारे में पूरी जानकारी अपने लोगों तक, अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। तो सीईओ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सरकार में खरीद का मैकेनिज्म तो पहले भी था, खरीदारियां तब भी हुआ करती थी, तो ऐसी क्या ज़रूरत आई कि जेम को हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाए और जेम है क्या, ये हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। आपने ठीक कहा कि पहले से भी प्रोक्योरमेंट की सारी प्रक्रियाएं मौजूद थीं, तो जेम को क्यों लाया गया। इस जेम का जन्म जब 2016 में हुआ, 9 अगस्त 2016 में, तो ये थिंकिंग था कि जो प्रोक्योरमेंट में जो कमियां रह गई हैं वो है कम्बरसम प्रोसेस। माने जो प्रोसेस मैनुअल था कि कोई भी चीज़ खरीदने के पहले कोटेशन आपको चाहिए था या बिडिंग प्रोसेस चाहिए था, वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था जितना होना चाहिए था जी। और कई बार किसी को बोलते थे कि आप 3-4 बिड ले आइए, उसमें से लोएस्ट हम ले लेंगे। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी की अभाव थी। उसको दूर करने के लिए डिजिटाइजेशन, एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए एक मार्केट प्लेस की संरचना की गई जी, जिसमें जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स आया है, इसके वजह से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उस प्लेटफॉर्म में दिख रही है और इसको आगे बहुत दूर तक ले जाने की क्षमता है। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा आपको कि इसको जेम को देखने के लिए जी, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में देखना चाहिए। हाँ, डिजिटल इंडिया मिशन हमारे प्रधानमंत्री तो जी ने उसमें कहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री का मिशन है जी, उसमें आप अगर देखेंगे तो कई प्लेटफॉर्म्स, सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत इंटरफेस फॉर मनी है, जैसे आधार है, जैसे GSTN है, जैसे आयुष्मान भारत है, जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। उसी के सिलसिले में जेम भी, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस भी एक G2B पोर्टल है और कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पोर्टल है जिसमें कुछ खरीदारी की जा सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल की तरह इसको नहीं देखना चाहिए, ये उससे भी कहीं बड़ा है और मैं थोड़े से विस्तार से बताना चाहूँगा क्यों बड़ा है। ये इसलिए बड़ा है कि इसमें जब आप डिजिटाइज करते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, तो देश भर के जितने बायर हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। तो देश में एक बहुत बड़ा डिजिटाइजेशन का जो चेंज मैनेजमेंट का प्रोग्राम ट्रिगर हुआ है वो जेम के चलते हुआ है। पहला ये जी, लेगेसी सिस्टम्स को छोड़ के आप मार्केट प्लेस सिस्टम्स में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चेंज जेम ने लाया। दूसरा बात यह है कि इसमें जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के जरिए इसमें काफ़ी विजिबिलिटी आई है प्रोक्योरमेंट में, जो पहले नहीं था जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जेम सिर्फ प्रोक्योरमेंट से भी बड़ा है। तीसरा है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न जेम के लिए उन्होंने एक्सपाउंड किया है वो 3 पिलर का किया है। जी,
पहला पिलर है इंक्लूजन, यानी कि छोटा से छोटा सेलर आसानी से बायर को बिना किसी मिडलमैन के सामान बेच सके। जी हाँ। तो इंक्लूजन एक पिलर है। दूसरा है यूजेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बायर हो या सेलर हो इसका फ़ायदा उठा सके और ट्रांसपेरेंटली प्रोक्योरमेंट हो सके। तीसरा है कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी, किस प्रकार इसमें सेविंग्स लाया जा सके, किस प्रकार इसको प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को कैसे एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इन तीनों चीज़ों के चलते मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो मुद्दा है वो इसमें सही रूप से कार्यान्वित हो रहा है। इसके चलते गवर्नमेंट जो है लोगों के करीब आने में इसकी बड़ी भूमिका रही है, इसलिए भी मैं इसको केवल प्रोक्योरमेंट से ज़्यादा मानता हूँ। और लास्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इंटेंट, आपके गवर्नमेंट की बहुत सारी इंटेंशन रहती हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा और ये पॉलिसी लाऊँगा, लेकिन सिर्फ पॉलिसी का प्रोनाउंसमेंट से के चलते नहीं होगी, कंप्लीशन नहीं होगा। एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इंटेंट अगर होगा कि आपके मन में जो इंटेंशन है, जो इच्छा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ठीक से कर पाएँ तो वो मैं समझता हूँ कि डिजिटल मार्केट प्लेस में ये किया जा सकता है। इसलिए ये सिंपल प्रोक्योरमेंट से भी ये बड़ा है। जी, तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री माननीय हमारे कहते आए हैं, जो कहा सो किया, और निर्मल हृदय से कठोर निर्णय लिए, तो जेम को हम उसी पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं। और हम आशीष गर्ग साहब से पूछते हैं कि अक्सर जो ट्रेडिशनल सेलर है वो जेम पे आने से या किसी भी ई मार्केट पे, कॉमर्स की मार्केट पे आने से घबराता है, तो आपको कैसा लगा जब आप जेम पर आए हैं? ये ट्रेडिशनल सेलर्स जो हैं, जो अनऑर्गेनाइज हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके जेम का पार्ट बन सकते हैं। जी, जेम एक उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मार्केट है पूरे इंडिया के लिए, जिसमें वो अपने सामान बेच सकते हैं अगर वो अपना चाहते हैं तो रजिस्टर होना। जेम इसमें छोटा बायर हो या बड़ा बायर हो, जेम इज़ वन फॉर ऑल। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि सभी सेलर्स को या बायर्स को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, के ऊपर सारे सेलर्स को आना चाहिए जो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी दे सकते हैं, और उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑर्डर्स लेने के लिए और प्रोक्योरमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया गया है जेम। ठीक, सीईओ साहब, मैं आपसे यहीं से आता हूं कि आपने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। जेम ने हमारी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको एक नया डायमेंशंस दिया है, वो, और उसको एक ट्रांसपेरेंसी भी दी है। तो स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, क्या ये जेम की सफलता कही जाएगी इसमें? इसको बिल्कुल जी, इसीलिए जेम की संरचना भी हुई है जी। और हमने जैसे पहले कहा कि एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी इंटेंट, अब इसमें इंटेंट ये है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है दो तरह की है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, और एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर प्रेफरेंस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब इसमें जो कहा गया है, जैसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो पॉलिसी है उसको कैसे जेम ट्रांसलेट करता है, अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हम लोगों ने एक फ़िल्टर दिया है। यानी कि आप जब खरीदारी कर रहे हैं, डायरेक्ट परचेज़ हो या L1 परचेज़ हो 5 लाख तक, या 5 लाख से ऊपर बिड भी हो, तब आप कंडीशन डाल सकते हैं कि ये चीज़ मैं केवल MSC से ही खरीदूंगा। तो जैसे आप फ़िल्टर डालेंगे तो MSC का सेलर ही सामने नज़र आएगा। अगर आप ये चीज़ आप कल्पना करिए कि मैनुअली आप कैसे करेंगे इसको, कैसे स्क्रीन आउट करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन MSC है कौन नहीं है। तो ये मार्केट प्लेस की खासियत है। तो ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है। 5 लाख से ऊपर अगर आप बिड करना चाहें तो उसमें एक कंडीशन है कि 15% अगर किसी दूसरे सेलर का जो L1 नहीं है उसका प्राइस मान लीजिए ज़्यादा है, लेकिन उसको 25% ऑर्डर देना पड़ेगा अगर वो 15% प्राइस रेंज के अंदर है। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसको थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए, क्योंकि देखिए L1 तो शायद ये हो गया जो सबसे कम कीमत जिसने ऑफर की। मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें ये है कि जैसे कोई बिडर आया
L1 हो गया। मान लीजिए L1 जो आदमी है वो MSME नहीं है जी, तो अगर ये नहीं होता पॉलिसी और इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं बनता तब इस L1 को ऑर्डर चला जाता। लेकिन सरकार चाहती है कि जो MSE है उसका दाम थोड़ा ज़्यादा क्यों ना हो, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। परचेज प्रेफरेंस कहा जाता है इसको। जी, ये प्राइस प्रेफरेंस नहीं है। परचेज प्रेफरेंस। प्राइस प्रेफरेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, ये परचेज प्रेफरेंस है। इसके चलते मान लीजिए जो L2 है वो 15% तक जो लिमिट है प्राइस L1 से ज़्यादा, जी, 15% की सीमा के अंदर है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये कहती है कि 25% का जो ऑर्डर वैल्यू है इस सेलर को जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी का प्रोनाउंसमेंट है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जेम पर है। तो सर देखा जाए, माफ़ी चाहता हूँ आपको बीच में मैंने कहा, तो देखा जाए मेरे मन में कुछ सवाल था, तो एक यंग इंडिया को और MSMEs को एक बड़े पॉलिसी लेवल पे बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बिजनेस एथिक्स का पालन करते हुए इसमें ये कोशिश बिल्कुल इसमें एक कोशिश की है और जेम ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। जी, इसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा मेक इन इंडिया, वो भी एक पॉलिसी है। जी, उसमें कहा गया है कि जो 20% से ज़्यादा हो या 50% से ज़्यादा जिनकी लोकल कंटेंट हो जिसके प्रोडक्ट में, उनको 5 लाख से 200 करोड़ के बीच का जो खरीदारी है गवर्नमेंट के द्वारा, जी, उसमें पार्टिसिपेशन का भरपूर मौका मिलेगा। जी, लेकिन जिनका लोकल कंटेंट 50% या उससे ज़्यादा है उनको परचेज प्रेफरेंस दिया जाएगा। और 200 करोड़ के अंदर और 5 लाख से ज़्यादा जिनका लोकल कंटेंट 20% से कम है, उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा बिड करने का। तो ये एक मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक इनकरेजमेंट है, एक बहुत बड़ा एक कदम सरकार ने लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए, जिसमें ये लोकल कंटेंट वाले ही सेलर को ही प्रेफरेंस, परचेज प्रेफरेंस मिलेगा। जी, तो एक तरह से देखा जाए CEO साहब कि जो प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों को कहा, जैसे लोकल को ग्लोबल बनाना, तो ये एक इससे बेहतर नज़ीर नहीं हो सकती। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एज ए सेलर कैसा महसूस करते हैं इन सब परिस्थितियों में? इन सब परिस्थितियों में एक ऐसा MSME मेरे को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिड्स डालने के लिए और इजी प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो करने के लिए। जेम पे ये इतना आसान बना दिया गया है, ट्रांसपेरेंट है कि कोई भी बायर कोई भी बिड फ्लो करता है तो अगर वो सेलर उसमें रजिस्टर्ड है MSME में, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए बिडिंग कर सकता है। ये प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट है, इजी है और इसमें एक टाइम बाउंड एक प्रोसेस, बहुत टाइमली प्रोक्योरमेंट हो जाता है जो पहले नहीं होता था। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक अभी जेम संवाद भी शुरू हुआ जी, और कुछ लोग, थोड़ा सा मेरे मन में भी कन्फ्यूजन है कि जेम है तो जेम संवाद क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा तफसील से आप बता दीजिए। जेम संवाद जैसा एक कार्यक्रम, जेम संवाद जब हम ज्वाइन किए तो दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच में हम लोगों ने जेम संवाद के जरिए पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट्स को हम लोगों ने कवर किया और यूनियन टेरिटरीज़ को भी कवर किया। अच्छा, कई जगह मैं पर्सनली गया, हर जगह पर्सनली जाना संभव नहीं, लेकिन हमारे ऑफिसर्स गए और एक दिन का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जो फर्स्ट हाफ में बायर के साथ और सेकंड हाफ में सेलर के साथ। इसका उद्देश्य ये था कि कम समय में हम कैसे जान पाएंगे कि बायर के मन में जेम के प्रति क्या फीडबैक है या सेलर क्या कहना चाहता है। कोई ऐसा बात तो नहीं है कि हम उसको देख के कुछ नया फीचर बना सकें, कुछ ऐसा कदम उठा सकें कि प्रोक्योरमेंट फास्ट हो, इजी हो, सेलर के लिए प्रोडक्ट अपलोड, रजिस्ट्रेशन, ब्रांड अप्रूवल, OEM डैशबोर्ड को और सरल बनाया जा सके। और इसका बहुत हमको फ़ायदा हुआ। हमने देखा कि जेम संवाद के बाद से हम लोगों ने उसको बाकायदा जितने पॉइंट्स थे, जितने फीडबैक थे, उसको हम लोगों ने प्रोसेस से मैप किया। हमारे पास एक साल में 14,000 से ज़्यादा ईमेल आए। 14,000 से ज़्यादा ईमेल को हमने एनालाइज किया, सेलर से, बायर से, उनको प्रोसेस से मैप किया। जेम संवाद की इंटरैक्शन से जो फीडबैक है उनको मैप किया। मैप करके हम लोगों ने फरवरी में ही जेम 4.0 की रूपरेखा रखी कि कैसे इसको बनाया जाए ताकि जितने ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, जितने CPSEs हैं,
रेलवेज़ के बायर हैं, डिफेंस के बायर हैं, उनको जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, सेलर के टच पॉइंट्स को कैसे और सिंप्लीफाई किया जा सके थ्रू यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई। और पहले कई चीज़ जो महीनों तक होते थे वो अब 1-2 दिन में ही 3 दिन में ही ख़त्म हो जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा काम ख़त्म हो गया जी मैं इससे संतुष्ट अभी नहीं हूँ जी, मुझे और भी आगे जाना है, UI UX को एक नए लेवल तक ले जाना है जी, जहाँ कुछ क्लिक्स में ही आप अपना काम कर सकें। इस तरह की प्रयास है और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद भी हम लोग लेंगे। जी। आशीष साहब, जेम संवाद से एक सेलर के नाते आप एक यंग उद्यमी भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना मेडिकल का शायद आपका काम है, तो जेम संवाद से आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हुआ या आपको क्या महसूस होता है? देखिए, जेम संवाद से जो एक MSME इंडस्ट्री की माइक्रो, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उन सबको उनका बहुत विकास हुआ है। इसमें जेम संवाद से ये वॉइस ऑफ सेलर्स है, वॉइस ऑफ कस्टमर्स है, वॉइस ऑफ कस्टमर्स और वॉइस ऑफ सेलर्स जो जेम ने सुना और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, इम्प्रूवमेंट्स की गई। अब जेम संवाद से ये फ़ायदा है कि कन्याकुमारी का बैठा हुआ एक सेलर एक कश्मीर के एक बायर को सामान बेच रहा है, जो पहले संभव नहीं था। ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और जब ये मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो जेम जो अभी रिसेंट कोविड हुआ था उसमें जेम ने इमीडिएटली एक पेज क्रिएट किया गया जिसमें बहुत जल्दी से जल्दी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स को फास्ट मोड से रजिस्टर किया गया कि वो 24 घंटे में अपना सामान उपलब्धि करा पाए कोविड के दौरान। तो और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोविड सप्लायर, इसमें मेडिकल सप्लायर्स को हुआ है। मैं आपसे इस क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ, उससे पहले मैं जानना चाह रहा था कि अभी आपने जिक्र किया था कि इसके पिलर्स हैं, 3 पिलर्स हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आप इस पे तफसील से बता दें कि इसके पिलर्स क्या हैं और क्या मंशा रही सरकार की इन पिलर्स को क्रिएट करके फिर जेम को एक नया 4.0 को लाने की। देखिए, इसके थोड़ा सा इसको बताने के पहले, 3 पिलर्स को बताने के पहले मैं थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही ये संभव हो पा रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो ऊबर है, जी हाँ, अमेज़ॉन है, हाँ। ये हम प्राइवेट सेक्टर की को जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में बोल रहे हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है। जी। वैसे ही अगर आप जेम को देखें, जेम बिल्कुल अलग है, G2B है जी। और हम कंपेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर की डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या गवर्नमेंट में जेम जैसा कुछ हो, वो कॉमन है। और वो कॉमन बातें ये हैं कि कोई भी स्टेक होल्डर, पहला बात यह है कि कोई भी स्टेक होल्डर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए उसको कोई समय नहीं लगता है। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन भी मान लीजिए करना हो तो मिनटों में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और ये फ्री रजिस्ट्रेशन, 5 मिनट 10 मिनट और कोई पैसा नहीं लगता है। तो पहला है कि ज़ीरो टाइम में ऑनबोर्डिंग होना। दूसरी विशेषता है ज़ीरो कॉस्ट। क्या कॉस्ट लगता है एक आदमी को रजिस्टर करने में? कुछ नहीं, जो समय लगता है वही लगता है। तीसरी विशेषता ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कि उसमें रूल बेस्ड प्रोसेसेस है, कि जितने प्रोसेसेस हैं वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड प्रोसेसेस हैं, और जो एक व्यक्ति के लिए एक प्रोसेस है वही दूसरे व्यक्ति के लिए भी है जी। तो एक प्रोसेस में प्रेडिक्टेबिलिटी है, और इस प्रेडिक्टेबिलिटी के चलते एक ट्रस्ट पैदा होता है कि मैं जब जेम पर जाऊंगा तो ऐसे होगा, मैं फिर जेम पर जाऊंगा तो अगर मैं कंसाइनी लोकेशन लिखूंगा और क्वांटिटी लिखूंगा तो उस एरिया के सब सेलर आ जाएंगे। तो इससे विश्वास जब बढ़ेगा आदमी का, विश्वास बढ़ने से जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, इकोसिस्टम है, वो और स्ट्रांग होगा बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ये तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नेटवर्क, ये जो वैल्यू है वो क्रिएट करना, पॉजिटिव फीडबैक जी। और इसमें यह है कि अगर ज़्यादा हमारे सेलर रहेंगे तो ज़्यादा बायर होंगे, ज़्यादा बायर होंगे तो वो ज़्यादा सेलर को अट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट सर। और फिर जब ज़्यादा सेलर आएंगे तो फिर ज़्यादा बायर को अट्रैक्ट करेंगे।
प्लूरलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का बेस है, और शायद वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो हमारी है वो शायद इन्हीं तरह के जो हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आप सरीखे सीईओ जो इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आप बेहद सहज भाषा में आप हमें बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट जी, यानी कि हर सेलर या हर बायर जी, जो वैल्यू डिराइव करता है प्लेटफॉर्म से वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे सेलर और बायर की संख्या बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट, ये भी एक विशेषता है। जी। तो अब इन शब्दों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 3 पिलर्स क्या हैं। तो पहला पिलर है इंक्लूजन। इंक्लूजन में है कि जितना छोटा से छोटा सेलर हो, जैसे ट्राइफेड का कोई ट्राइबल व्यक्ति हो, जी जी, या सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई मेंबर हो, या क्लस्टर हो, या कोई एमएसएमई हो, जी, या स्टार्टअप हो, या विमेन सेलर हो, एफपीओ भी उसमें आ जाएगा। एफपीओ भी आ सकते हैं, जी, और या तो कोई वीवर हो या आर्टिजन हो। ये सारे लोग को प्लेटफॉर्म में जगह मिलनी चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी इनको सुविधा मिलनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने का। जी। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 5,73,000 सेलर अभी हैं प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, 47,000 बायर हैं। जी, उसमें से करीब करीब 1,27,000 एमएसएमईज़ हैं, बहुत जो 22% हैं। लेकिन 22% एमएसएमई हैं, लेकिन वो ऑर्डर वैल्यू का 52% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, इसका ये बहुत मतलब है बड़ी कि बात है। जो भी एमएसएमई जेम पर आ रहा है जी, उसको जेम से पूरा फ़ायदा मिल रहा है। और इसी तरीके से देखा जाए तो विमेन सेलर की संख्या हाँ, मैं वही उस पर जा रहा था। 17,000 से ज़्यादा है, और 4,200 करोड़ से उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो चुकी है। बहुत बढ़िया। स्टार्टअप की संख्या 7,000 से ज़्यादा है। जी, उनका भी खरीदारी 1,400 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। बहुत बेहतर। और 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर था, जी, उसमें अगर कुल प्रोक्योरमेंट को देखा जाए, उसमें से 61% जो प्रोक्योर किया गया, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले थे एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, जैसा आपने बताया 22% एमएसएमईज ने 52% बिजनेस अकाउंट फॉर कर लिया। तो एक चौथाई से भी कम सेलर मेजॉरिटी आधा से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी, तो ये डेटा प्लेटफॉर्म का डेटा है। जी, तो ये इंक्लूजन के बारे में मैं बताना चाहता था। इसके बाद दूसरा जो स्तंभ है वो है यूजेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कैसे क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इस पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बायर आएँ, सेलर आएँ, उसका फ़ायदा उठाएँ। इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है और सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की भूमिका है। अगस्त 2019 से अब तक हम लोगों ने करीब करीब 1300 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इस पर कंप्लीट किया है हम लोगों ने। इसमें से करीब करीब 262 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं। यानी कि वो ऐसे इतने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है कि वो हर छोटे चीज़ को वो टच करते हैं। और इसमें जो फंक्शनैलिटीज़ जो सामने आई हैं निकल के, उसमें से कुछ फंक्शनैलिटीज़ का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे स्टैगर्ड डिलीवरी है, माने कोई बायर चाहता है कि अभी नहीं लेके हम धीरे धीरे लें, उससे उसका वेयर हाउस में स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई चीज़ नष्ट होने की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। जब चाहेगा तो उसको डिलीवरी हो जाएगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड डिलीवरी। ये हम लोगों ने लाइव कर दिया। यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम को लाइव किया, जो सरकार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि जितने डिफरेंट पब्लिशिंग पोर्टल्स हैं उनमें जो फंक्शनैलिटीज़ है उसको क्यों ना जेम पर लाया जाए। बहुत और उससे 3 तरह की ये बेनिफिट्स हैं। जी, नंबर 1 है कि जितने सेलर हैं वो जेम पर आ जाएंगे तो एक कंसोलिडेटेड सेलर वेंडर बेस बन जाएगा। उससे क्या होगा, प्राइस डिस्कवरी एफिशिएंट होगा। जी, पहला। दूसरा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, क्योंकि जो डिफरेंट पोर्टल्स पर खरीदारी होती थी वो एक पोर्टल पर होगी। जी, और तीसरा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोक्योरमेंट का है, मान लीजिए जेम शेयर करना चाहता है सेलर से या बायर से, वो शेयरिंग में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हम एक जगह सब वेंडर को पाएंगे। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जेम कर चुका है, और वो इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार का है कि कोई भी बायर आएंगे हमारे पोर्टल पर,
और एक उनको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट और पास ट्रांजैक्शन समरी लेना होगा। उससे पता चलेगा कि वो जो खोज रहे हैं वो जेम पर है कि नहीं। जी। मान लीजिए अगर जेम पर है तो वो जेम पर ही बिड कर देंगे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस के लिए। जी। और अगर उनको लगा, उनको अवेलेबिलिटी रिपोर्ट से लगा कि मैं जो चाहता हूँ वो जेम पर नहीं है, तब वो एक कस्टम बिड कर सकते हैं। वो जेम ने एक नया फंक्शनैलिटी बनाया है, कस्टम बिड। तो कस्टम बिड, हाँ, वो मैं बताना चाहूँगा विशेष करके, क्योंकि ये 7 अक्टूबर को ही हम लोगों ने लाइव किया है। अच्छा, ये जो अभी पिछले हाल में ही किया है। जी। और इसमें ये फंक्शनैलिटी कस्टम बिड का है कि कोई भी प्रोडक्ट या कैटेगरी या सर्विस आपको अगर जेम पर उपलब्ध नहीं है, सर्च किया आपने और नहीं मिला, जी, तो आपको CPPP जैसे पब्लिशिंग पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी जो बिड है वो जेम पर ही कर सकते हैं। जेम पर ही जो दूसरे वेंडर हैं वो यहीं से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक बायर या सेलर को यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहा है। करेक्ट। सिंगल यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहा है। उसको कभी जेम पर कभी CPPP पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये माननीय वित्त मंत्री के जो बजट स्पीच था 2020-21 का, उसमें पैरा 48 में ये लिखा हुआ है कि जेम इज़ नाउ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। जी। तो वो भी एक फीचर में बताना चाहता था, इम्पॉर्टेंट स्टैगर्ड डिलीवरी बताना चाहता था। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इन कोविड जो सेलर जो हमारे ज्वाइन किए उन्होंने बताया। इसके अलावा हम लोगों ने जो कंट्री ऑफ ऑरिजिन वो मैंडेटरी कर दिया है पोर्टल पर, वो भी एक फंक्शनैलिटी है। यानी कि आप कंट्री ऑफ ऑरिजिन बिना लिखे किसी प्रोडक्ट को आप रजिस्टर जेम पर नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये मैंडेटरी हो गया है। जी। इसके अलावा जो हम लोगों ने किया है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेमेंट्स OM किया है। जी। मतलब जो पेमेंट की व्यवस्था है बहुत ज़रूरी है। जी। टाइमली पेमेंट, सेलर को समय पर पेमेंट मिलना चाहिए। जी। उसके लिए हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए हैं, उसको भी मैं बताना चाहूँगा फॉर द बेनिफिट ऑफ सेलर्स। उसमें एक स्टेप ये है कि अगर आप कोई सेलर डिलीवरी करता है जेम से, जी, तो डिलीवरी करने के 4 दिन के अंदर अगर बायर प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट नहीं बनाता है, जी, तो जेम प्लेटफॉर्म इंटरवीन करके बना देगा, ऑटोमेटेड कर देगा। ऑटोमेटेड कर देगा। क्योंकि जब डिलीवरी हो गया जी, और बायर को कुछ कहना नहीं है, जी, तो PRC बनना चाहिए। अगर बायर नहीं बनाते हैं तो जेम इंटरवीन करके बना देगा। आशीष जी से जानना चाहूँगा कि साहब ने इतनी अच्छी बातें की, बिल्कुल अच्छी का मतलब उपयोगी, बिजनेस लाइक, Yes, विद yes. बिजनेस एक्यूमेंशिप एंड Yes. मिशन विजन। तो आप इनकी बातों से कितने मुतासिर हैं? देखिए ये जो पहले और मुझे डिटेल में आपसे जवाब चाहिए। देखिए पहले जेम प्लेटफॉर्म हम लोग सोचते हैं कि जब जेम प्लेटफॉर्म नहीं होता तब क्या होता था जी, तब हम लोग एक एक बायर के ऑफिस में जाते थे, एक बायर के ऑफिस जाते थे, दूसरे बायर के ऑफिस जाते थे ऑर्डर्स के लिए, और उसमें टाइम बहुत लगता था। अब ये जब डिजिटल इंडिया हो गया है तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता है। ऑफिस में बैठे बैठे जिस प्रोडक्ट्स के लिए आप रजिस्टर्ड हैं आपको बिड्स आ जाती है और आपको उस बिड्स के लिए अगेंस्ट में आप ऑर्डर प्रोक्योर कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, दोनों मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।